चंगू ने देखा कि पास ही एक झाड़ी में कुछ रसीले फल लगे हैं। वो लालच में वहां गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहां मधुमक्खियों का एक छोटा सा छत्ता भी था। जैसे ही उसने मुंह मारा, एक मधुमक्खी ने उसकी नाक पर जोर से डंक मारा। चंगू पूरे जंगल में पागलों की तरह दौड़ने लगा। रामू ने देखा कि उसका बुद्धिमान गधा अपनी ही पूंछ के चक्कर काट रहा है। अरे क्या हुआ, सांड ने काट लिया क्या? चंगू दौड़ते दौड़ते सीधे रामू से टकराया और दोनों झाड़ियों में जा गिरे। सुबह का समय था। रामू अपनी कुटिया के बाहर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था। पास ही उसका गधा चंगू बड़े मजे से खर्राटे ले रहा था। अरे ओ चंगू, उठ जा भाई, सूरज सिर पे आ गया है और तू अभी भी सपनों के लड्डू खा रहा है। चंगू ने एक आंख खोली। ये इंसान भी ना बस काम काम और काम, क्या रखा है लकड़ी काटने में। काश मैं किसी राजा का घोड़ा होता तो कम से कम मखमल के गद्दे पर सोता। यहाँ तो ये नीम के पत्ते चुभते हैं। आज हमें जंगल के उस पार जाना है। सेठ करोड़ीमल ने चंदन की सूखी लकड़ियों का ऑर्डर दिया है। अगर आज काम जल्दी हो गया तो तुझे शाम को ताजा गुड़ खिलाऊंगा। गुड़? बस इतनी सी बात? फिर तो मैं हवा से बातें करूंगा। वैसे भी इस रामू को लगता है कि मैं बोझ उठाता हूँ। असल में तो मैं इसकी इज्जत बचाए रखता हूँ। रामू और चंगू जंगल की ओर चल पड़े। चंगू अपनी ही ख्यालों में खोया था। अचानक रास्ते में एक कीचड़ भरा गड्ढा आया। देखकर चंगू, संभल के चलना। गधा एक पर देखकर क्यों चलूं? मैं तो स्टाइल में चलूंगा। तभी उसको ठोकर लगी। उसका संतुलन बिगड़ा और वो सीधे कीचड़ में जा गिरा। अरे ये क्या किया? मैंने कहा था ना संभल के। चंगू कीचड़ में लथपथ था। उसने मुंह बनाकर रामू की तरफ देखा। ये कीचड़ यहाँ क्या कर रहा था? जब रामू उसे उठाने की कोशिश करने लगा, चंगू ने जानबूझकर अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। अरे भाई उठ भी जा, तू गधा है या पत्थर का हाथी? थोड़ा नाटक तो बनता है। अगर अभी उठ गया तो रामू सोचेगा मैं बहुत ताकतवर हूँ, फिर और लकड़ी ज्यादा लाद देगा। थोड़ा बेचारा बनने में ही भलाई है। रामू ने बड़ी मुश्किल से उसे उठाया और चंगू का आधा कीचड़ बेचारे रामू के कपड़ों में लग गया। ओह, अब मैं क्या करूं? पूरा गंदा हो गया। बराबर का हिसाब। अब हम दोनों एक जैसे लग रहे हैं। चुप कर नालायक, देखकर तो चल नहीं सकता, आया है बराबरी करने। दोपहर तक वे घने जंगल में पहुंच गए। गधा एक पर आफत अनेक। रामू ने सूखी लकड़ियां काटना शुरू किया। चंगू ने देखा कि पास ही एक झाड़ी में कुछ रसीले फल लगे हैं। वो लालच में वहां गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहां मधुमक्खियों का एक छोटा सा छत्ता भी था। जैसे ही उसने मुंह मारा, एक मधुमक्खी ने उसकी नाक पर जोर से डंक मारा। चंगू पूरे जंगल में पागलों की तरह दौड़ने लगा। रामू ने देखा कि उसका बुद्धिमान गधा अपनी ही पूंछ के चक्कर काट रहा है। गधा एक पर आफत अरे क्या हुआ, सांड ने काट लिया क्या? चंगू दौड़ते दौड़ते सीधे रामू से टकराया और दोनों झाड़ियों में जा गिरे। तुझे चैन नहीं है ना? शांति से घास नहीं खा सकता था? मैं तो रसीले फल खाने गया था। अब मुझे क्या पता कि वो फल खाना मेरे सौंदर्य के लिए अच्छा नहीं होगा। शाम होते होते रामू ने काफी लकड़ियां इकट्ठा कर ली थीं। उसने चंगू की पीठ पर भारी गट्ठर बांधे। इस बार चंगू ने कोई बदमाशी नहीं की, क्योंकि उसकी नाक का दर्द उसे याद दिला रहा था कि ज्यादा होशियारी महंगी पड़ती है। रामू और चंगू सेठ करोड़ीमल की हवेली पर पहुँचे। गधा एक पर सेठ लकड़ियों को ऐसे देख रहा था जैसे उनमें सोना ढूंढ रहा हो। रामू, लकड़ियां तो सूखी हैं, लेकिन इनमें वो खुशबू नहीं है जो पिछले महीने वाली लकड़ी में थी। मैं इसके सिर्फ 50 रुपए दूंगा। लेकिन सेठ जी, बात तो 200 रुपए की हुई थी।
चंगू इतनी दूर से ये भारी बोझ ढोकर लाया है, इसकी मेहनत तो देखिए। चंगू ने जैसे ही मेहनत शब्द सुना, उसने अपनी गर्दन ऐसी झुका ली जैसे वो दुनिया का सबसे थका हुआ प्राणी हो। हाँ सेठ, देख मेरी हालत, मेरी कमर लचक गई है और नाप पहले ही टमाटर बनी हुई है। कम से कम मेरे गुड़ के पैसे तो पूरे दे। लेकिन सेठ पत्थर दिल था। उसने सिर्फ 60 रुपए रामू के हाथ पर रखे। रामू दुखी होकर वहां से चल दिया। रास्ते में उसने 10 रुपए का गुड़ खरीदा और चंगू को खिलाया। ले भाई, आज कमाई कम हुई है तो गुड़ भी थोड़ा कम ही मिला। रामू, तू सच में भोला है। इस कंजूस सेठ का इलाज मुझे ही करना पड़ेगा। तू बस देखता जा। अगले दिन सेठ ने रामू को बुलाया। इस बार जंगल से लकड़ी नहीं बल्कि शहर से नमक की बोरियां लानी थी। सेठ ने चंगू की पीठ पर नमक की 4 भारी बोरियां लदवा दी। सेठ जी, वजन कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मेरा चंगू छोटा है। चुप कर, गधा है या रेशम का कीड़ा? अब चलो जल्दी। गधा एक पर आफत अनेक है। चंगू का बुरा हाल था। नमक की बोरियां बहुत भारी थी। रास्ते में एक छोटी नदी पड़ती थी। जैसे ही वे नदी के पास पहुंचे, चंगू के दिमाग की बत्ती जली। उसे कीचड़ वाला हादसा याद आया। पिछली बार मैं कीचड़ में गिरा था तो काफी देर आराम किया था। अगर मैं इस पानी में गिर जाऊं तो कुछ देर बैठने को तो मिल ही जाएगा। नदी का पानी घुटनों तक था। जैसे ही रामू चंगू को लेकर पानी के बीच पहुंचा, चंगू ने जानबूझकर अपना पैर फिसलाया और पानी में बैठ गया। अरे चंगू, फिर गिर गया? उठ जल्दी, नमक खराब हो जाएगा। अरे जल्दी उठ। चंगू आराम से पानी में बैठा रहा। नमक पानी में घुलने लगा। चंगू, अरे जल्दी उठ। जब वो 5 मिनट बाद खड़ा हुआ तो उसे लगा जैसे उसकी पीठ से पहाड़ उतर गया हो। नमक आधा घुल चुका था और बोरियां हल्की हो गई थी। वाह, मैं तो जीनियस हूँ। पानी में बैठो और वजन गायब। अब से यही मेरा रोज का काम है। रामू परेशान था कि सेठ को क्या जवाब देगा, लेकिन चंगू पूरे रास्ते नाचते हुए गया। जब वे हवेली पहुंचे तो सेठ ने देखा कि बोरियां आधी खाली हैं। वो ताड़ गया कि गधे ने चालाकी की है। अच्छा, तो ये गधा मुझसे ज्यादा होशियार बन रहा है। ठीक है, कल फिर नमक लेने जाना होगा। अगली सुबह सेठ ने नमक की जगह बोरियों में रुई भर दिया। रुई देखने में तो बड़ी लगती थी, लेकिन वजन में बहुत हल्की थी। आज फिर वही बोरिया। सेठ कितना बेवकूफ है, उसे कल का सबक याद नहीं है। आज तो मैं नदी में और भी ज्यादा देर तक बैठूंगा ताकि वजन बिल्कुल 0 हो जाए। जैसे ही वे नदी के बीच पहुंचे, चंगू ने बिना समय गवाए नदी में गोता लगा दिया। वो बड़े मजे से पानी में बैठ गया और सोचने लगा कि बोरी और हल्की हो रही होगी। लेकिन यहाँ विज्ञान ने खेल दिखा दिया। रुई ने पानी सोखना शुरू किया और धीरे धीरे बोरी भारी होने लगी। अरे ये क्या, वजन कम होने के बजाय बढ़ क्यों रहा है? जब चंगू ने उठने की कोशिश की तो वो हिल भी नहीं पा रहा था। रुई का वजन अब नमक से भी 5 गुना ज्यादा हो गया था। अरे चंगू, उठ, क्या हुआ? अरे कैसे उठूं? लगता है आज मेरी जल समाधि निश्चित है। चंगू पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन वो पानी में धंसता ही जा रहा था। आखिर में रामू ने गांव वालों को बुलाया और सब ने मिलकर चंगू को खींचकर बाहर निकाला। चंगू बाहर निकला तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरी नदी अपनी पीठ पर उठा रखी हो। मेरी कमर टूट गई, अब कभी पानी के पास नहीं जाऊंगा। ये इंसान और ये सेठ दोनों बड़े ही खतरनाक हैं। कुछ दिन बाद गांव में सालाना मेला लगा था। रामू अपनी लकड़ियां बेचने मेले में पहुंचा था, लेकिन वहां उसने एक पोस्टर देखा। गधों की दौड़ और बुद्धिमानी की प्रतियोगिता। विजेता को 501 रुपए और 1 टोकरी ताजे सेब इनाम में। रामू ने चंगू की तरफ देखा।
चंगू एक हलवाई की दुकान के बाहर खड़ा होकर हवा में उड़ती चाशनी की महक सूंघ रहा था। देख चंगू, अगर तू ये दौड़ जीत गया तो तेरी किस्मत चमक जाएगी। तुझे सेब मिलेंगे और मुझे पैसे। दौड़? मुझे? क्या मैं इसे घोड़ा दिखता हूँ और ये सेब की लालच दे रहा है? वैसे सेब तो मैंने कभी चखे नहीं, सुना है मीठे होते हैं। चलो एक कोशिश कर ही लेते हैं। प्रतियोगिता शुरू हुई। मैदान में गांव के सबसे तगड़े गधे आए थे। चंगू उनके सामने थोड़ा ढीला ढाला लग रहा था। ये कोई साधारण दौड़ नहीं है। गधों को अपने मालिक के साथ दौड़ना है और रास्ते में भूल भुलैया पार करनी है। सभी गधे लाइन में खड़े हो गए और सीटी बजी। सब गधे दौड़ पड़े। चंगू ने सोचा कि दौड़ने में बहुत मेहनत है, क्यों ना कोई शॉर्टकट ढूंढा जाए। वो दौड़ने के बजाय धीरे धीरे चलने लगा। बाकी गधे तेज भागने के चक्कर में भूल भुलैया की झाड़ियों में फंस गए। अरे चंगू, भाग भाई, सब आगे निकल गए। चंगू ने देखा कि पास ही एक झाड़ियों के बीच से पगडंडी रास्ता निकल रहा है। उसने पगडंडी का रास्ता पकड़ लिया और झाड़ियों के बीच से घुसकर सीधे फिनिश लाइन के पास पहुंच गया। देखो, चंगू तो सबसे आगे निकल आया। ये तो बहुत तेज गधा है। लेकिन तभी एक गड़बड़ हो गई। फिनिश लाइन के ठीक पहले एक गन्ने का ढेर लगा था। अरे वाह, गन्ना! वो सेब और इनाम सब भूल गया और रुककर गन्ने चबाने लगा। चंगू रुक मत, बस 2 कदम और है। इनाम तो बाद में भी मिल जाएगा, पर ये गन्ने अभी ताजे हैं। गधा एक पर आफत। पीछे से दूसरे गधे पास आने लगे। देख, अगर तू अभी नहीं चला तो वो देख, पीछे शेर आ रहा है। शेर का नाम सुनते ही चंगू की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने गन्ने छोड़े और ऐसी छलांग लगाई कि सीधे फिनिश लाइन के पार जाकर गिरा। चंगू जीत गया। उसे सेबों की टोकरी मिली। वो बड़े गर्व से अपनी गर्दन ऊंची करके खड़ा हो गया, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हो। तभी वहाँ एक मदारी आया। उसने देखा कि चंगू काफी चर्चा में है। रामू भाई, ये गधा तो बड़ा होनहार है। क्या तुम इसे मेरे सर्कस के लिए दोगे? मैं इसे दुनिया घुमाऊंगा। चंगू ने जब दुनिया घूमने की बात सुनी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, इससे अच्छा मौका और नहीं मिल सकता। यहाँ लकड़ियाँ ढोते ढोते मेरी पीठ छिल गई है। सर्कस में तो बस नाचूंगा और तालियां बटोरूंगा। नहीं भाई, चंगू मेरा दोस्त है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। लेकिन चंगू ने ड्रामा शुरू कर दिया। उसने रामू के पास से जाकर मदारी की तरफ खड़ा हो गया। लगता है चंगू अब मेरे साथ खुश नहीं है। ठीक है, अगर ये जाना चाहता है तो ले जाओ। मदारी चंगू को ले गया। पहले 2 दिन तो चंगू को खूब खिलाया गया, लेकिन तीसरे दिन से असली काम शुरू हुआ। उसे एक छोटे से ड्रम पर खड़े होकर संतुलन बनाना था। चल चंगू, नाच। चंगू ने कोशिश की, लेकिन वो धड़ाम से नीचे गिर गया। मदारी ने उसे छड़ी दिखाई। चंगू को अब रामू की याद आने लगी। रामू उसे डांटता जरूर था, लेकिन कभी मारता नहीं था। वहाँ उसे दिन भर प्रैक्टिस करनी पड़ती और रात को ठंडे फर्श पर सोना पड़ता। अरे बाप रे, ये सर्कस है या जेल? यहाँ तो गन्ने का एक टुकड़ा भी नसीब नहीं। रामू भाई, कहाँ हो तुम? मुझे बचा लो। एक रात चंगू ने देखा कि मदारी सो रहा है। उसने अपने दांतों से रस्सी काटने की कोशिश की। रस्सी मजबूत थी, लेकिन चंगू ने हार नहीं मानी। आज अगर नहीं भागा तो कल फिर उस ड्रम पर नाचना पड़ेगा। उसने लगातार कोशिश की और अंत में रस्सी कट गई। वो दबे पांव वहां से बाहर निकला। उसे रास्ता नहीं पता था, लेकिन उसकी नाक को रामू की कुटिया के पास वाले नीम के पेड़ की खुशबू याद थी। वो अंधेरी रात में भागने लगा। गधा एक पर आफत अनेक। रास्ते में उसे वही नदी मिली जहाँ वो रुई लेकर डूबा था। वो नदी पार कर गया। सुबह जब रामू अपनी कुटिया से बाहर निकला तो देखा सामने चंगू खड़ा था। चंगू, तू वापस आ गया मेरे दोस्त। रामू ने उसे गले से लगा लिया।
आज चंगू को समझ आ गया था कि आजादी और सच्ची दोस्ती की कीमत क्या होती है। सर्कस से वापस आने के बाद चंगू पूरी तरह बदल गया था। अब वो रामू के उठाने से पहले ही जग जाता और खुद जाकर कुटिया के बाहर खड़ा हो जाता। रामू भी खुश था कि उसका पुराना दोस्त वापस मिल गया। एक दोपहर जब वे जंगल के सबसे घने हिस्से में लकड़ी काट रहे थे, अचानक हवा का रुख बदला। सूखी पत्तियों की सरसराहट के साथ साथ कुछ जलने की गंध आने लगी। चंगू, ये कैसी गंध है? कहीं कोई बीड़ी पीकर तो नहीं छोड़ गया? चंगू ने अपने बड़े बड़े कान खड़े किए। उसे दूर से लकड़ियों के चटकने की आवाज सुनाई दी। देखते ही देखते आसमान में काला धुआं छा गया। जंगल के एक हिस्से में भीषण आग लग गई थी। आग तेजी से रामू और चंगू की ओर बढ़ रही थी। अरे बाप रे, आग! चंगू भाग, वरना हम यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएंगे। रामू अपनी कुल्हाड़ी उठाकर भागने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि पास की एक झाड़ी में एक छोटा हिरन का बच्चा फंसा हुआ है। आग की लपटें उसके बहुत करीब थीं। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। रामू ने हिरन के बच्चे को निकाला, लेकिन इसी बीच आग ने उसका रास्ता घेर लिया। बाहर निकलने का सिर्फ एक छोटा सा रास्ता बचा था, जो एक ऊबड़ खाबड़ ढलान से होकर जाता था। रामू का पैर फिसला और वो गहरी खाई जैसी ढलान में गिर गया। उसका पैर पत्थर के बीच फंस गया। आह, चंगू, भाग जा भाई, तू निकल जा, मैं यहाँ फंस गया हूँ। चंगू के पास भागने का पूरा मौका था। उसकी फितरत तो यही थी कि मुसीबत देखते ही वो किनारा कर लेता था, लेकिन आज उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि वफादारी थी। आज अगर मैं भाग गया तो मैं सिर्फ एक गधा नहीं, एक बुज़दिल कहलाऊंगा। रामू ने मुझे हमेशा अपना दोस्त माना है। आज दोस्ती निभाने की बारी मेरी है। चंगू उस ढलान के नीचे उतरा और रामू के पास जाकर अपनी पीठ झुका दी। तू क्यों आया वापस? भाग यहाँ से। अब जल्दी से मेरी गर्दन पकड़ो। रामू ने चंगू की गर्दन पकड़ी और अपनी पूरी ताकत लगाकर पत्थर से पैर निकाला। बाहर निकलते ही वो चंगू की पीठ पर लद गया। उसने हिरण के बच्चे को भी अपनी गोद में कसकर पकड़ लिया। चंगू के पैर जलती हुई जमीन पर पड़ रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। उसने इतनी तेज दौड़ लगाई कि घोड़े भी शर्मा जाएं। वो पत्थरों को लांघता हुआ, झाड़ियों को चीरता हुआ आग के घेरे से बाहर निकल आया। जब वे सुरक्षित मैदान में पहुंचे, रामू बेहोश हो चुका था। आग की खबर सुन वहाँ कुछ गांव वाले भी मौजूद थे। वो देखो, रामू को उस गधे ने आग से बचा लिया। थोड़ी देर में रामू को होश आने के बाद गांव वालों ने उसे घर लाया। अगले दिन पूरा गांव रामू की कुटिया के बाहर इकट्ठा था। आज से इस गधे को कोई बोझ ढोने के लिए मजबूर नहीं करेगा। इसने न केवल अपने मालिक की जान बचाई, बल्कि एक बेजुबान हिरन को भी नई जिंदगी दी। सेठ करोड़ीमल भी वहाँ मौजूद था। वो बहुत शर्मिंदा था। रामू, मुझे माफ कर देना। मैंने हमेशा चंगू को सिर्फ एक जानवर समझा, लेकिन इसने इंसानियत का बड़ा सबक सिखाया है। आज से चंगू के लिए ताजा गुड़ और चने की जिम्मेदारी मेरी। चंगू ने जब गुड़ और चने सुना तो उसके कान फिर से फड़फड़ाने लगे। चलो, आखिरकार इन इंसानों को मेरी असली वैल्यू समझ आई। अब मैं सिर्फ चंगू नहीं, सुपर चंगू हूँ।